बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज भाई हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दो नौजवानों ने ज्वाइन किया है। दोनों अपने अपने शोबे में बहुत ही नामवर हैं। जो हमारे पहले मेहमान हैं ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मगर काम इनका बहुत बड़ा है। जिसे कहते हैं ना कि हम इनके काम को बहुत ही मोहब्बत से देखते हैं, ख़ास तौर पे इसलिए कि पिछले 15 सालों में इन्होंने जर्नलिज़म में रहते हुए जिस शाइस्तगी को, जिस ज़िम्मेदारी को अपनाया है, मेरे ख़्याल में जर्नलिज़म ज्वाइन करने वाले तमाम नौजवानों को, बाद में आने वालों को इनसे वो रवैया जो है वो सीखना चाहिए कि ज़िम्मेदार जर्नलिज़म क्या होता है। अपना पॉडकास्ट करते हैं, रोज़नामा जहान पाकिस्तान के एडिटर हैं, एक न्यूज़ पर ये बहुत ही शानदार शो करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि गालम गलोच के बग़ैर भी हर दूसरे तीसरे शो से इनकी कोई ना कोई ख़बर जो है वो निकलती है और मुल्की सतह पर जिसे कहते हैं ना थरथल्ली मचा देती है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़र्रुख शहबाज वड़ाइच साहब। वेलकम टू द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने जो खूबसूरत तस्वीर, मुझे बहुत कुछ याद आ गया है ना? ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। आज जो जो कुछ याद आएगा सब बताना है, सब बताऊंगा। और नाज़रीन, दूसरी जो हमारी मेहमान है ये भी अपने शोबे में बहुत माहिर हैं और अपने शोबे में बड़ा नाम पैदा किया है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने ऐसा शोबा अडॉप्ट किया जो कि बहुत ही कम ख़वातीन अडॉप्ट करती हैं। मेरे ख्याल में गिनती के भी चंद लोग नहीं होंगे पाकिस्तान में जो इतना अच्छा ढोल बजाते हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया असमत साहिबा। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और स्पेशली एक जिसको कहते हैं ड्रीम होती है किसी को मिलना, तो उसमें से दो शख्स हैं जिनमें से एक आप हैं। आपके साथ मिलने, आपके साथ गुफ्तगू बैठने की एक ड्रीम थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये नौजवानों के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगता है। सर, चंद लोग हैं जिनके पास जेन्युइनली इल्म है, जिनके पास आप बैठ के उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, वो आपकी गुफ्तगू सुन सकते हैं, जिनको आप अपना मेंटोर कह सकते हैं। उसमें से सर आपका नाम और हम सभी सीखते हैं और हम सभी तालिब इल्म हैं बुनियादी तौर पे। और जिसके साथ भी हम बैठते हैं, हमने सिखाना तो खैर क्या है, मगर कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मौका मिलता है। और आप दोनों यंग हैं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हम हमेशा ये कहते हैं कि अपने बड़ों से सीखें। मैं बहुत ज़िम्मेदारी से समझता हूँ कि बड़ों को भी अपने बाद जो आने वाले हैं ना उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। और उसकी मिसाल ये है कि एक रास्ता, फर्ज कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एक रास्ता है, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं सीनियर हूँ, ये रास्ता गुजार के आया हूँ, मुझे पता है इस रास्ते में क्या क्या है। मगर मेरे बाद इस रास्ते में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, ये जानने के लिए मुझे फ़र्रुख के पास जाना पड़ेगा या आपके पास जाना पड़ेगा। तो आपको अपने नौजवानों से सीखना है, अदरवाइज आप भी पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल, हम खुद सीखते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। कैफी साहब हैं, इनसे रोज़ाना मैं सीखता हूँ। हाँ, जैसे आप यहाँ से वहाँ गए सर, पीछे कंटेनर लग गया। फ़र्रुख, ये बताइए, आप गाली नहीं देते बेशतर शोज़ में, आप लड़ाई झगड़ा नहीं करवाते, ज़ुबान भी आपकी शाइस्ता है, शगुफ्ता है, और भी कोई ऐसी चीज़ को गुजरी हो, किसी वक्त हो गई हो तो मेरे में नहीं है, मतलब मैंने जितना आपका करियर देखा उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसमें थोड़ा सा तेज़ी हो, तुर्शी हो। आपकी सहाफ़त में ख़ास तरह का ठहराव है, इसकी वजह क्या है और उससे क्या नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ? बहुत शुक्रिया शाह साहब। मुझे तो लगता है कि मुझे फ़ायदा हुआ। यानी मैं देखता हूँ कि जब मैं इंटरव्यूज़ करता हूँ तो ख़ुद बाज़ दफ़ा इंटरव्यूज़ बाद में जब मैंने देखे तो मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि यार आप इंटरव्यू कर रहे थे, हमें लग भी रहा था कुछ
ऐसा आप कह रहे हैं, कुछ सख्त बात है, लेकिन पता नहीं आप जिस अंदाज से बात कह रहे थे, किसी के पास ये जवाब नहीं है। यानी बाज़ दफ़ा सामने बैठा हुआ शख्स भी जो है उसे फील भी हो रहा होगा यार ये सवाल जो है ये बहुत मुझे चुभेगा कहीं पे, तो मुझे इसका बड़ा मार्जिन मिलता है। मैं सिर्फ एक चीज़ यहाँ ऐड कर दूं कि सवाल में कोई कमी नहीं आप रखते। हर वो सवाल जो पूछा जाना चाहिए, दामन को जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं उनको किस तरह खींचना चाहिए वो आप पूरा करते हैं, मगर उसमें अपने जज्बात जो हैं वो नहीं डालते। मैं शायद सब सवाल को ना, मैं शायद आज पता नहीं कोई इसको समझेगा या नहीं समझेगा, मैं सवाल को एक नेमत समझता हूँ। जो एक अच्छा सवाल है ना वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और मैं ये कहता नहीं हूँ, वाह, मेरा एक सवाल ने मेरी ज़िंदगी बदली हुई है। यानी ऐसा भी हुआ कि एक सवाल पूछा और उससे अगले दिन मुझे दर्जनों लोग जानते थे, फिर उससे सिलसिला आगे निकला। और फिर जो अभी भी अगर मैं ज़बरदस्त के सेट पे बैठा हूँ तो अपने सवालों की बुनियाद पे यहाँ पे बैठा हूँ। जो मेरा सफ़र है ये सारा खड़ा ही सवाल की बुनियाद पे। मैं आपको वैसे अपना बताऊँ तो मैं तो एक अरसे तक समझता था कि एंकर जो होते हैं वो सिर्फ वसी शाह साहब जैसे खूबसूरत, स्मार्ट और ऐसे होते हैं, उनके बाल ऐसे होते हैं, वो पैंट कोट पहनते हैं। आप इसलिए देखेंगे कि मैं शायद, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि यार आपके पास अपना पैंट कोट वगैरह नहीं है, शलवार कमीज ही पहनते हैं ज़्यादा। तो मुझे सोशल मीडिया ने बनाया है। मैं उर्दू पॉइंट पे था, वहाँ पे 4-5 साल काम किया मैंने, अली चौधरी साहब के पास जी, और बेशुमार नए काम किए वहाँ पे। तो मैं ये देखता था कि जब हम जाते हैं कहीं पे लाइव करते हैं, कोई इंटरव्यू करते हैं, और मैं टीवी पे देखता था कि लोग, मैं इसे बुरा नहीं कह रहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे टीवी की कई शोज में एक सानियत है। और जब हम उस जगह पे खड़े होते थे और जब हम शलवार कमीज पहनते हैं और वहाँ पर बैठे शख्स से बात करते हैं तो उसे लगता है कि जैसे मेरे जैसे कोई बंदा मुझसे मुखातिब हो रहा है। ठीक। बाज़ दफ़ा हमारी पैंट कोट टाई, हालांकि सभी पहनते, मैं भी पहनता हूँ, लेकिन वो ये समझता है कि अच्छा ये हम में से नहीं है, ये एक अनोखी मखलूक है, ये एक एंकर है जो कहीं से है। तो मैं जब बात करता था तो लोग जैसे कहते हैं ना दिल खोल के रख देते थे। यानी बेशुमार मरतबा, मैं आपको एक वाक़या, मैं सिर्फ एक वजाहत कर दूं, आज ये जो सीज़न चल रहा है इसका कोई 150वां एपिसोड है ये जी, 150th, ठीक है ना। मैं 10 में ही पहना होगा मैंने ये। नहीं, मैं आज बुरा नहीं कह रहा, ये अच्छा, आपको अच्छा भी लग रहा है, मुझे उससे अच्छा ना लगे। नहीं, मैं जो आपकी बात समझ पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आवाम में जाके आप लोग सवालात करते हैं, हम भी जब किसी वक्त जाते हैं और स्टूडियोज में जब हम शोज कर रहे होते हैं, बेशतर आप भी शोज करते हैं, तो एक डिस्कनेक्ट होता है। हम जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें नहीं लग रहा शायद ये, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो लोग ये समझते हैं कि यार कोई ऐसी मखलूक है जो एक खास लिबास पहनती है, खास तरह का एक डब्बे में बैठती है, इनको क्या पता हमारे, इनको क्या पता कि हमारे साथ क्या बीत रही है। हुरिया साहिबा, फरमाइए कि वैसे तो ख्वातीन की मर्जी है, जो वो प्ले करना चाहें, जो जैसे भी जो चीज़ वो जो प्रोफेशन वो इख्तियार करना चाहें वो उनकी चॉइस है, मगर अमूमन इस तरफ बहुत ही कम ख्वातीन जो हैं वो बिल्कुल, उसकी एक वजह शायद इसका वजन भी है गालिबन, आई डोंट नो सर। वेट तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा नहीं है, 6 to 7 kg का ढोल है, आप उसको हल्का भी करवा सकते हैं, लेकिन जो उसको बजाना है ना वो मुश्किल काम है। ठीक है, एक एनर्जी वाला काम है, आपके हाथों में जो है वो चोट लगती है, आपके हाथों में चंडियाँ पड़ जाती हैं, जिसको आप ऊपर से, मतलब ऊपर वाली पूरी स्किन ही आपकी उतर जाती है अगर आप बकायदा उसको प्ले करते हैं। दूसरा, इसके लिए स्टेमिना बहुत चाहिए। तो एक नॉर्मल लड़की के लिए इसको बकायदा प्ले करना, मतलब वैसे फैशन करना, गले में पहन के थोड़ा सा कर लेना, समथिंग एल्स, लेकिन इसको बकायदा प्ले करना प्रॉपर तरीके से मर्दों के साथ खड़ा होके, एक ये मुश्किल काम है। किस दिन आपने तय किया कि ढोल? सर, ये मैंने वाकई तय नहीं किया था। हाँ। ये जेन्युइनली एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में ढोल आया। हाँ। और एक होता है ना कि हमने सोचा हुआ है कि हम म्यूजिक की तरफ ही जाएंगे और हम म्यूजिक ही करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ना ही मैं म्यूजिक लवर थी। एक होता है बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, मेरा कोई ऐसा सिचुएशन भी नहीं थी। मुझे जब मैंने ढोल को प्ले करना शुरू किया था तो मुझे टेम्पो का भी नहीं पता था, और मुझे ढोल को खरीदने में भी कोई 4-5 महीनों की रिसर्च थी कि ढोल को खरीदना कैसे है। हाँ। जब स्टार्टिंग ये बिल्कुल अर्ली अपना मैं आपको टाइम बता रही, इतना यूनिक सर, मैं एक कार्निवल पे गई थी। अच्छा। वहां पर डिफरेंट एक थीम थी मैडागास्कर की, तो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स थे, तो मैं हर कैरेक्टर के साथ ना फोटो खींच रही थी। तो वहां पर एक ढोल वाला था, वो बैठा हुआ था, साथ उसका ढोल पड़ा हुआ था। तो पहले मैं उसको कहने लगी चलो बजा के दिखाओ, आपको पता है पंजाबी हैं तो ढोल से तो एफिलिएशन है। हाँ। तो मैंने उसको मैंने बजाय उसको ये कहने की कि तुम बजा के दिखाओ, वो मैंने ना गले में डाल के और मैंने उसको प्ले कर दिया।
मतलब प्ले तो उस तरह हाँ, से मतलब नहीं जो किया, भी थोड़ा सा बट वो बजाया। थोड़ा सा ऐसे कि ये क्या ठीक है, होता है, हाँ। तो वो जब करने की कोशिश की, साथ में फोटो खींची, वो मुझे बहुत ऐसे जैसे कोई दिल को चीज लगती है ना कि हाँ मतलब कुछ है उसमें, एक इमोशनल एस्पेक्ट भी है। आपको लगा मेरे लिए बना है? नहीं हाँ शायद वो मेरे लिए बना है, बिकॉज अब मुझे ऐसा लगता है कि ढोल इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी नाउ। मुझे वो कोई डिफरेंट नहीं लगता अब। मुझे उसका पहनना, उसका वेट, उसको उठाना, उसको रखना, इतनी बड़ी एक चीज को, मतलब लड़कियां थोड़ा नाजुक से उसको यूं नहीं। आपको अपना वजूद उसके बगैर खाली खाली लगता होगा। ट्रू। अगर मैं कुछ अरसे तक या कुछ देर तक उससे दूर रहती हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। देखिए अपने आप के पास ही रखा हुआ। ओह यस, आपसे एवरी दूर ना हो। टाइम सर, एवरी टाइम, अभी नहीं, एवरी टाइम। बल्कि मेरे ख्याल में कई जगह पर्स ले जाने की बजाय ढोल ले जाते हैं। ढोल अमेरिका में मेरे बहुत साथ अच्छा ऐसा ही हुआ है ना। ये फरूख आने वाले दिनों में ना हमारे जैसा शो किया करेगा। Oh, yes. दो बहुत ही खूबसूरत कामयाब नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया असमत साहिबा, ढोल प्लेयर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूख शहबाज वड़ाइच, नामवर सहाफ़ी हैं। कहीं नहीं जाइएगा, प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। जनाब, अच्छा जी। क्या याद आया फरूख को? चलांगी पखियां। नहीं पता चले लाहौर के हम। यूज किया हमने सर। सर मुझे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर याद आ गए। मौजूदा मौजूदा शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ। अच्छा, अगर आपको याद अच्छा, नहीं आए, हाँ, वो जो मीनारे बैठ गए थे, पाकिस्तान में मीनारे बैठ गए थे, हाँ, वो वज़ीर आला थे, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वफाक थी। और उससे- तो वो ऐसे ऐसे करते रहते, वो कहते थे देखें कितनी लोड शेडिंग, हाँ और इस पे बड़ा इसरार था उनका। हाँ। फिर मुझे और अब यही पंखा वो जरदारी साहब को झल रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में क्या चीज है? हाँ जी, और इसके बड़े काम है जी। सिर्फ तो नहीं, जो माउंट ये माएँ जो है क्या इससे बात तशद्दुद भी करती हैं बच्चों। ठीक है, तो वैसे मैंने यकीन माने फर्स्ट टाइम इस पे इतना गौर किया, इससे इतने काम लिए हैं, लेकिन इस पे इतना गौर नहीं किया। तो जादुई संदूक और ज़बरदस्त का शुक्रिया जिसने हमें इसके फ़वाइद जो है बयान करने का मौका दिया। मीर का एक शेर है यार फरूख साहब, जी हम सभी के लिए। हम सभी बाज़-औक़ात सामने की चीज़ पे गौर नहीं करते जब तक कोई वजह को बाइस ना हो कोई उसका। सरसरी तुम जहान से गुजरे, सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जा जहान दीगर था। और अगर आप गौर करें, ये जो गौर और फिक्र है, कुरान भी बार बार यही कहता है कि और तुम गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते, हर चीज़ के हवाले से। मेरे ख्याल में अब तो ये कहीं पे नजर नहीं आएगा, शहरों में शायद नहीं मिल या जाता, अगर अभी मिल जाएगा, अभी मिल जाता, वो कहते इसलिए कि हैं लोड ना, शेडिंग रहती है ना। पेटियों शेटियों में से निकालना पड़ेगा। लोगों के पास अब वसाइल भी हैं। मेरे भाई, हर आदमी ना एडिटर है जहान पाकिस्तान का, ना उसका पॉडकास्ट चल रहा है। शाह साहब, मैं एक फ़ायदा भूल गया था इसका, सॉरी, मैं दोबारा बता दूं। हेलो। ये स्टूडियो में अगर आपको गर्मी लग रही हो तो आप इसमें चल चल जी रिदा। Okay. Oh wow. Okay. So क्या? अरे वाह, ये मुझे लेना मुझे पता था आप पैसे नहीं, एक्चुअली इसके साथ तो मेमोरी है। अच्छा, मेरे ख्याल से आप इतनी छोटी होगी शायद आपने देखा भी ना हो। नहीं, इसके साथ ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी कलेक्शन में, बिकॉज तो यूज किए तुम लोगों ने? अभी मैं 1993 की पैदाइश हूँ, वो तो बहुत ही। तो अपना यूज किए हुए हमने ये। अच्छा, ये मेरे ख्याल बंद हुए हैं, मेरे ख्याल 2000 में बंद हुए हैं। बस आपकी पैदाइश के फौरन बाद बंद हो गए। हाँ, मैंने करवाया। ये भी क्रेडिट आपका। इसके साथ मेरी मेमोरी है, बिकॉज बचपन में पापा से जो पॉकेट मनी मिलती थी, हाँ। उसमें 2 रुपीज सुबह को मिलते थे और 2 रुपीज शाम को मिलते थे।
₹2 सुबह वाले स्कूल में स्पेंड होते थे और शाम की जो स्नैकिंग होती थी, और इस ₹2 के अंदर हम लोग मतलब अनकाउंटेबल चीजें जो है वो लेते थे। yes. और उस टाइम पे जो रेजर आता है आजकल बच्चों का बहुत कोई एक्सपेंसिव है मेरे मुताबिक वो, लेकिन उस टाइम पे ₹1 के 2 आते थे। ₹1 के 2 और खुशबू भी होती थी उसमें, और रोज यही ले लेती थी आप? फ्रेग्रेंस होती थी। नहीं, रोज आप यही रेजर ही ले लेती थी? नहीं, मैं कुछ ऐसे ज्यादा गंदी चीजें नहीं खाती थी, ऐसे टॉफीज और ये तो मैं चीजों को कलेक्ट करती रहती थी। तो इसमें ₹2 की हमें HB की पेंसिल मिलती थी, डियर की। हाँ, यस यस, So, डियर वाली ना। यस, तो मेरी बहुत ज्यादा मेमोरीज हैं। और ईद पे हमें बहुत नए बिल्कुल जो है वो ₹5 के नोट हुआ करते थे तब, अब तो कॉइन होता है, वो मिलता था। और ये पापा बताते थे हमें कि ये भी पैसे हैं, ये पहले एग्जिस्ट करते थे। ये 10 पैसा है। इतना पुराना मैं नहीं हूँ। और आप ये देखें यार कि ये बुजुर्ग किस कदर समझदार थे। ₹2 सुबह देते थे। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, यस, वो सुबह 4 नहीं देंगे आपको, बाकी 2 मिलेंगे आपको शाम को, ताकि आपको पैसे को मैनेज करना, रखना और संभालना जो है वो बड़ी छोटी सी बात है, मगर ये बड़ी अहम बात है। लेकिन ये जिस तरह बता रही, मुझे तो ऐसा लगता है ₹2 में पता नहीं क्या क्या खरीद लेती थी। मैं ये भी ले लेती थी। एक्चुअली देखिए, 2 कैंडीज आती थी दोनों नौजवानों को मैं एक बड़ी दिलचस्प, मैं 50 क्रॉस किया मैंने, और मैं आज तक ना हैरान होता हूँ। उस जमाने में पता नहीं कि शायद 8 आने के 8 आने थे जिन्होंने कहते ना, वो अमलोग आया करते थे। अमलोग खाएं कभी? जी खाए हैं, बिल्कुल। आपने कभी खाया? हाँ, अमलोग। और अमलोग जो सेब की तरह होता है। नहीं, वो होता, मैं उनको कह रहा था। नहीं, वो कहना नहीं, मुझे पता है, उनको पता नहीं चल गया है कौन सा वाला, उसमें बीज ज्यादा होता है। मजाक कर, हाँ मजाक कर रहा था। ठीक है, मैं जबरदस्त में बैठा हूँ। अच्छा, मैंने मजाक कर रहा था। उसमें बीज काफी ज्यादा होते हैं। यही कमाल है। आज तक मैं उस जमाने में भी सोचता था कि यार इतने से अमलोग में ही 15 बीज कैसे फिट आ जाते हैं, एक दूसरे 8 आने के इतने ज्यादा कैसे मिल जाते हैं। और क्या यार उसका टेस्ट, आपके स्कूल के बाहर वो उस पे रेडी पे मौजूद होते थे। वो दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट तस्वुर होती है लिंट। आप यकीन करें आज उसका वो टेस्ट भी नहीं आता जो हम लोग का आता था। और ऐसा नहीं कि उस वक्त आता था, अब भी मैं कभी कभी ले लूं तो मुझे वही टेस्ट आता है। तो अल्लाह ने जो चीजें बनाई हैं उसमें यानी कि उसका जायका कोई नहीं। ₹2 में वॉल्स की आइसक्रीम आती थी। हाँ, घर आ जाता था। ₹2 में कोई तो कह रहा गाड़ी आ जाती थी। नहीं, अगर आप देखें कतरे कतरे से दरिया बनता है। अगर आप अभी भी जोड़ना शुरू कर दें तो आप घर ले सकते हैं। बहुत सी ₹2 चाहिए, फिर जाके मिलेगा कुछ। तो आप कतरे कतरे से दरिया शुरू नहीं, करें। उन्होंने काफी बनाए हुए अंदर ₹2 हैं, अगर आपने कुछ बनाना है दरिया में। बाकी संदूक देख के एक शेर बोलना चाहूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, आपके सामने तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत याद आ रहा है बिकॉज मैंने एक शूट अपना करवाया था, तो उसमें ऐसा संदूक था। अच्छा। और शूट मैंने ये सोच के करवाया था। आपको पता है हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शबीर साहब, उन्होंने कितने अरसे में बनाया? ये इतने अरसे में अली बाबा ने भी नहीं बनवाया होगा जितने अरसे में उन्होंने बनवाया। उन्होंने खुद बनाया? नहीं, ₹2 इकट्ठे कर Okay. 1.5 साल में बनाए। हाँ, समा बांधे इस सोच में हूँ, समान बांधे इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। वाह वाह। तो लाइफ का एक टाइम था कि मैं बिल्कुल ऑल अलोन रह गई थी। अच्छा। और जिस घर में थी मैं उसको सेल कर रही थी और मैं अपनी पैकिंग कर रही थी। तो आप अकेले कैसे रह गई? सर, फादर की डेथ हो गई। और मेरे पेरेंट्स की ऑलरेडी सेपरेशन थी। आई वाज 2 years old जब वो सेपरेट हो गए थे। तो मेरा एक भाई है और एक मैं हूँ। तो जब भाई की शादी की तो वो इंस्टेंटली वो जो घरेलू मामलात हो जाते हैं और भाई अलग हो गया मुझसे। तो उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली रह गई और मेरा ढोल का करियर का बिल्कुल स्टार्टिंग थी। और मेरे पास वो जो प्रॉपर्टी थी, जिस घर में हम लोग रहते थे, वो मेरे नाम पर प्रॉपर्टी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको सेल करती हूँ और मैं शागिर्दी ले लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पैसे चाहिए थे। और वो वाले क्राइसिस नहीं होते जब आपके पेरेंट्स चले जाते हैं तो एकदम से सब कुछ हिलजुल सा जाता है और समझ नहीं आती है कि आपने फाइनेंशियली कैसे मैनेज करना है चीज़ों को। और ऐसे ही लगता है कि पैसे खर्चते रहेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, और लाइफस्टाइल भी आप चेंज नहीं करते हो, वैसे ही रखते हो। तो वो वाला टाइम था जिसमें मैंने काफ़ी गलतियाँ की और मैंने काफ़ी चीज़ों को गलत सेल किया। तो उसमें जब वो घर के साथ काफ़ी मेमोरीज थी, तो जब मैंने उसको सेल किया तो ऐसे ही मुझे, ये मेरा शेयर नहीं है, ऐसे ही मेरी आंखों के आगे आया और मुझे बहुत ज़्यादा ये टच किया शेयर। तो मैंने उसके बाद एक ऐसा संदूक था
मेरा नहीं था लेकिन ऐसा संदूक था, उसके ऊपर मैंने एक पूरा थीम के साथ मैंने फोटोशूट करवाया था, जिसपे मैं बहुत तैयार हुई हुई हूँ, चूड़ियाँ पहन के बिल्कुल लड़कियों की तरह, चमकीले कपड़े पहन के लेटी हुई हूँ और सामान बांधे इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। क्या बात, क्या बात। तो इस संदूक से मुझे अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे और स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। दो बड़े टैलेंटेड, कामयाब, अपने अपने शोबे के माहिर और ख़ूबसूरत सोच, ख़ूबसूरत फ़िक्र के और हसास नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। और हुरिया ने जो जिक्र किया और मेमोरीज़ का जिक्र हो रहा था फ़ारूक से भी, तो मुझे याद आ गया कि यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था। यहाँ पर थी किताबें और यहाँ पर लैंप रोशन था। तेरा कमरा अभी तक मुँह ज़ुबानी याद है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टैलेंटेड हुरिया असमत साहिबा, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब। आप देख रहे हैं क्या एनर्जी है, क्या महारत है, क्या प्लीज तशरीफ। वाह वाह वाह, भाई वाह 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 यार। फ़ारूक साहब, वैसे ये क्या कमाल चीज़ होती है ना कि नौजवान किसी सोसाइटी में जो चाहें वो करें, है ना, फ्री बर्ड हो, उससे क्रिएटिविटी जन्म ले। ऑफ कोर्स जो चाहें से मेरी मुराद ये है जो भी अखलाकियात का जो मुमकिन है, हाँ, जो उसके अंदर रहते हुए, मगर कितने अच्छे लगते हैं, हंसते खेलते, कुछ सोचते, बात करते, खिलखिलाते नौजवान है। बहुत अच्छा लगता है। वाह, थैंक यू वाह। तो हुरिया, ये इसको क्या स्ट्राइकर कहते हैं, आप क्या कहती हैं? सर ये स्ट्राइकर्स हैं, वैसे ढोल की जबान में इसको डगा बोलते हैं। हाँ, डगा। और इसको तिया बोलते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ इससे ढोल ही पीटा या किसी और को भी पीटा कभी? किसी और का तिया पांचा किया? सर किया है। हेलो, डोंट टेल सर मी। किया नहीं है, करती हूँ। और वजह? सर एक्चुअली अकेली हूँ और जो टीम है वो बहुत सारे, उसमें और बच्चे हैं। वैसे तो मेरे बच्चे ही हैं, मुझे माँ जी बुलाते हैं वो, तो मेरे बच्चे ही कंसीडर होते हैं, लेकिन फिर बच्चों को पढ़ती है ना। अच्छा, उनको? क्योंकि मेरा अच्छा, मेरी काफी बड़ा मेरा बैंड है। स्टूडेंट्स को? मेरे स्टूडेंट्स को। मैं समझा किसी को वैसे गुस्से में आ गया आपने। नहीं सर, ऐसे रास्ते में कभी किसी को मारा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट के साथ मेरा तो इश्क है, मेरी एक दीवानगी है अपने ढोल के लिए, और जो वक्त के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। जबकि मैं हर अपना जब भी मेरी लाइफ में कोई नई चीज आती है तो मैं सोचती हूँ कि शायद अब ढोल थोड़ा सा मुझसे दूर हो जाएगा, या मैं इसको कम कर दूंगी, या मैं इसको बजाना छोड़ दूंगी, या ऐसे। लेकिन वो और ज्यादा, ये पैशन ही, ये नौजवानों को भी सीखना चाहिए कि ये पैशन ही इंसान को आगे लेके जाता है। ढोलची का अपने ढोल के साथ, सहाफ़ी का अपने कलम और कैमरे के साथ, और जो भी जिसका जो शोबा है, जब तक वो अपने जो टूल्स हैं जिससे भी वो बात करना चाहता है उससे मोहब्बत नहीं करेगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो उसे भी कभी उस शोबे में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। बहुत अच्छी बात है। रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त, पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी हुरिया साहिबा, कभी ऐसा हुआ है कभी आप ढोल बजाते बजाते बेहोश हो गई हो? अल्लाह हालांकि मुझे यकीन है ये सुनते सुनते हो गए। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। नहीं हुआ। और इवन के मैं प्रेगनेंसी में भी ढोल प्ले करती रही। मैं 8th मंथ
तक जो है, बल्कि 8 के बाद भी मैंने 2-3 इवेंट्स बजाए हैं। मैं प्रेगनेंसी में भी ढोल प्ले करती रही हूँ, और जब मैं कॉन्सर्ट प्ले करके स्टेज से नीचे उतरती थी तो वो जो सीढ़ियाँ उतरी होती थी तो उस टाइम यही वाली हालत होती थी कि लगता था कि शायद मैं गिरने लगी हूँ, क्योंकि हेड आपका स्पिन कर रहा होता है जब आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई होती है। बट जब मैं वो चल के अपने कैबिन तक आती थी तो मैं बिल्कुल ठीक होती थी। सो मेरे ऊपर ये सबसे आखिरी स्टेज होती है एक फीमेल की कि वो एक प्रेग्नेंट है तो वो पाँव नहीं उठा सकती है क्या, लेकिन मैं कॉन्सर्ट्स प्ले करती रही। सेहत की और कमिटमेंट की बात है जी। मेरा नाम अदीला भट्टी है। मेरा फ़र्रुख शहबाज वड़ाइच साहब से ये सवाल है कि जिस तरह आपके एंड में आपकी कास्ट वड़ाइच जो है उसे मेंशन किया गया है, तो क्या आपका सुहेल वड़ाइच साहब के साथ कोई रिलेशन है, या सिर्फ आप ज़ात बरादरी की हद तक जो है एक दूसरे में आप में ये कदर जो है वो मुश्तरक है, ये कॉमन है? थैंक यू। अच्छा, ये सवाल बहुत हुआ। यानी ऐसा है कि मुझे मेरी टीम ने बताया कुछ साल पहले कि गूगल पे जो सर्च करते हैं लोग वो आज पता चल जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत होता है कि ये सुहेल वड़ाइच के क्या लगते हैं। अच्छा तो उसमें ये भी हुआ कि हम 2-3 मुझे बैरून मुल्क सफ़र उनके साथ करने का मौका मिला। तो अक्सर थोड़ा साथ लगते हैं बस। मैंने भी यही कहा वैसे। मैंने कहा गाड़ी में साथ जा रहे हो, जंप लग जाए तो साथ लगते हैं। वैसे मेरे तो वो उस्ताद हैं, हम उनसे सीखते हैं। मेरा उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फ़ारूक साहब से सवाल ये है कि आपकी किसी खबर या इंटरव्यू से कोई इतना नाराज़ हुआ हो कि लाठी लेकर आपके पीछे पड़ गया हो और उससे जान छुड़ाना आपके लिए मुश्किल हो गया हो और आप शहबाज बनकर उड़ गए हों? सवालात से लोग नाराज़ तो होते हैं। वैसे तो सियासी शख्सियात नाराज़ होती हैं। जी। पिछले कुछ माह में 2 फेडरल मिनिस्टर नाराज़ हो गए और प्रोग्राम भी एक के बाद एक चला। हाँ जी, पीडीएम वाले। पीडीएम यानी अभी भी दोनों फेडरल मिनिस्टर हैं, ठीक, उनकी बात हो रही है। तो एक ने तो बाकायदा फ़ोन करके कहा कि तुम्हें और कोई नहीं मिलता, मैं ही मिलता हूँ। एक ने मेरे जो सीनियर हैं उनको फ़ोन कर दिया, मेरे भाई को फ़ोन कर दिया, उनके जो बेटे हैं उन्होंने मैसेज कर दिया, बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं। तो ये तो हो गया इस तरह की नाराज़गियाँ तो हम मामूल में भुगतते हैं। वो तो कोई मसला नहीं, ठीक, इसकी आबादत तो रोज़ ही का है मामूल। हुआ ये था कि मैंने एक किसी का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में एक उसका लाहौर के जो दुश्मनदार ग्रुप हैं उसका वो एक बड़ा नाम था, ठीक है। तो उसने उस इंटरव्यू में कुछ बातें कर दी जो कि एक बड़ा दुश्मनदार ग्रुप है लाहौर का, अपने मुखालिफ के बारे में कुछ कहा। तो जो दूसरा ग्रुप था उन दिनों उनके ऊपर भी कुछ थोड़ी वो अजियत का शिकार थे, कहीं पुलिस से कुछ डंडा सोटा चल रहा था उनके ऊपर। उनका एक नौजवान लड़का था जो नया नया आ रहा था इस तरफ, तो उसको कुछ लोगों ने वो इंटरव्यू भेजा। अब नौजवान था तो उसने कहा वो अब दूसरे पे तो कुछ कह नहीं सकता था जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था। उसने कहा इसको उठा के लाओ। तो मुझे किसी एक बंदे ने फ़ोन किया, उसने कहा यार आपने उनको नाराज़ कर दिया है, इतना बड़ा वो लाहौर का ग्रुप है और वो नाम ही सुन के लोग हो जाते हैं। तो मैंने कहा इसका तरीका, उन्होंने कहा एक साहब हैं वो उनके रिश्तेदार लगते हैं और आप उनको जानते हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने के बाद उन्हें मैंने बताया मेरा एक छोटा सा ये भी मसला है। हुआ ये, पहले मैंने कहा कि यार देख लेंगे, निपट लेंगे। मुझे एक सहाफ़ी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने कहा जो सहाफ़ी अपना काम करते हुए कोई बड़ी ताकतवर शख्सियत के ख़िलाफ़ कहीं पे, उसको शहीद कहते हैं। जो नामालूम गोली का शिकार हो जाए उसे शहीद कोई नहीं कहता। तो ये कोई सस्ते में आके कुछ कर जाए तो आप ना इसको सुलह सफाई कर लें। मैंने उनको फिर राम किया, उन्हें कहा कि आप ज़रा बात करें। उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, वाकिफ़ है, ये है वो है। तो ये एक वाक़या हुआ जो मुझे मैनेज करना पड़ा। अदरवाइज ज़बरदस्त में फिर यही होती है अकेली। अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, मगर वो सीरियस हो गया था। वो सीरियस हो गया तो फिर उसको मैनेज करना पड़ा। बाकी सियासी तो मामूल की हैं, यानी एक लम्हे में आपके कोई दोस्त होंगे मिनिस्टर और आपने जैसी की बात की है 2 दिन बाद वो मिनिस्टर जी बुरी लगेगी। और सियासतदान का एक कमाल भी है जो बेशतर में है और होना भी चाहिए कि वो एक ख़ास हद तक जो है ना वो जाता है। डायलॉग थोड़ा बहुत और आगे चला जाएगा तो को टैक्स वैक्स ये वो इस तरह के वाला जो मगर उसको पता है कि यार तशद्दुद की तरफ और उस तरफ नहीं जाते। सियासत तो जिद ही है ना जी। बिल्कुल यही अच्छी बात है। काम ही डायलॉग, इसीलिए मैं ख्याल हम सियासतदानों पे तनकीद कर लेते हैं, जो तशद्दुद करते हैं उनके ऊपर हम तनकीद नहीं और देखिए इसीलिए हम सियासत के साथ भी खड़े होते हैं। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि सियासत ही वो चीज़ है
और जमहूरियत ही वो चीज़ है जो ये पेचीदा गिरहें जो है इसे खोलेगी और मुल्क को आगे लेके चलेगी। बेशक, क्योंकि सियासत डायलॉग है ना जी, अल्टीमेटली डायलॉग से ही सबके मसाइल हल होने हैं, जब भी ये समझ में आ जाए। जी मेरा उरिया से सवाल है कि आप ढोल बजाती हैं तो इस मुहावरे का मतलब बताएं, गल पे या ढोल बजाना पैंदा है। गल पे या टोल बजाना पैंदा है, और ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने प्ले करना स्टार्ट किया और मैंने ड्यूटीज़ करना शुरू की टीचर्स के साथ, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो क्राउड है वो मुझे सवालिया निगाहों से तो देख रहा है, लेकिन वो जज कर रहा है मुझे कि मैं गलती कहाँ करी हूँ। एक तो है ना कि आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जज नहीं कर रहे। मुझे फील होता था कि जो क्राउड है वो मुझे जज कर रहा है, मुझे कंपेयर कर रहा है, मैं मर्दों के साथ खड़ी हूँ तो मैं उनके शाना बजा रही हूँ या नहीं। इस वजह से मुझे अपने ढोल को बजाना ही पड़ा। ये बिल्कुल नया माने है इस मुहावरे का जो आज हुरिया ने बयान किया। क्योंकि मैं ढोल वाली हूँ। कोई ढोल प्लेयर ही इसको बयान कर सकता है, इसकी तशरीह कर सकता है। आपके नजदीक गल पे ढोल बजाना की। मैं बड़ी अरसे तक गल पे ढोल बजाता रहा। अब मैं इसमें से निकल आया हूँ। मेरे ख्याल में अगर आपको मजा आ रहा है तो आप बजा लें, वरना इसको गले से उतार कर रख दें। मेरा तो ये मानना। नहीं, मजा आ रहा नहीं, बजाएं। अगर आपको बजाना आता है तो आप बजाएं। नौजवानों, ये मुहावरे का मतलब तब्दील कर दिया तुम लोगों ने। सर मैंने तो एक्सप्लेन किया। यार ये यूथ के साथ ना बहुत ज्यादा प्रोग्राम करने चाहिए, ताकि ये मुहावरों का ना नया मतलब जो है ना वो हमें समझ में आ सके। आप बता दे सर क्या मतलब है। अब आप ये तो करो ना जरा। यार मसला है कि गल पे ढोल जड़ा तुसी बजा रहे होंदे हो ना, तो बहुत मजा आ रहा होता है। तफसील बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तफसील की जरूरत होंदी तो तुसी ढोल ना बजा रहे होंगे। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हुरिया और फ़ारूक साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। सो आर यू गाइस रेडी? एनी रिग्रेट फ़ारूक इन लाइफ? मैं गली से गुजर रहा हूँ, मुझे एक मंजर याद आता है, और एक आंटी रोकती है मुझे, किसी और अनजान गली से हूँ, और वो ऊपर से आवाज़ देती है बेटा। और वो होता नहीं था, वो उन्होंने टोकरी ऊपर से डोल या टोकरी डालते थे, पैसे जो सन फलाना, और वो चीज वाला जो था, पुत्र शैम्पू लाई आई। अच्छा ठीक। मैंने वो 10 रुपए का नोट जो नहीं था वो वाला बड़े वाला पुराना उस जमाने में वो पकड़ लिया, और मेरे ख्याल में 3 रुपए का शैम्पू आता था उसमें, छोटी वो। मैं कहा ठीक है। अब वो मुझे नहीं जानती, रास्ते में गुजरते मैं गया हूँ दुकान पे वो लेने शैम्पू, तो जाके मैंने सोचा कि वो तो मुझे नहीं जानती। यार बेहतरीन। तो अब ये तो हो गया, मैंने आज तक मुंतज़िर है वहाँ। 10 रुपए में मैंने तो याशी कर ली, लेकिन अब मैं कभी सोचता हूँ कि यार वो उस दिन उसके बाद क्या कभी उसने किसी बच्चे के लिए टोकरी लटकाई होगी? क्योंकि वो तो उसको कितना बिलीव होगा कि फर्स्ट टाइम एक बच्चा गुजर रहा है, और हमारी औरतें इस तरह ही करती। जी हाँ, मामूल था, ला देते हैं बच्चे, और उसमें से बच्चों की भी शरारत है, लाज़िम बात है, होनी नहीं चाहिए, मगर अच्छी बात यह है कि आपको उसका एहसास है। देखिए हाँ, मुझे लगता है कि यार ये नहीं, अब मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए, जो कि किसी का ये उम्मीद या किसी का एहसास ये खत्म हो जाए, और वो कहे कि नहीं यार बच्चों को इस तरह नहीं करना, इस तरह के रिग्रेट। आपसे हम यही उम्मीद भी रखते हैं इसी सेंसिटिविटी की। हुरिया, एनी रिग्रेट? सर एक तो नहीं है, एक बच्चे को 10 रुपए दिए थे कि शैम्पू ला दो। सर वो मैं ही थी जिन्होंने 10 रुपए दिए थे। आज मुझे बच्चा मिल गया। देखो हुरिया, तुमने शुरू से नहीं सुना, बच्चे उसने ये कहा कि एक आंटी थी। सर कोई बात नहीं, मैं आंटी भी बन जाऊंगी, ये बात ऐसी चाहिए। और ये बात कोई 2000 की होगी, उस वक्त की होगी। मैं पैदा हुई भी थी, मैं ही थी वो, मैं पैदा हुई भी थी। चले जी, अच्छा है, मेरा रिग्रेट खत्म हो गया। जी सर 2 रिग्रेट्स हैं। एक ये है कि मैं एक रोज स्कूल नहीं गई, मैंने छुट्टी की थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। बंक किया कि छुट्टी की? नहीं, छुट्टी की, स्कूल ही नहीं गई।
और मैं अपनी कैट के साथ अपने गेट के ऊपर खड़ी हुई थी, घर का जो बाहर का मेन गेट होता है, मैं उसके ऊपर खड़ी हुई थी अपनी कैट को पकड़ के। तो वहाँ कोई पास में जैसे स्ट्रीट्स के अंदर स्कूल होते हैं, ऐसा कोई स्कूल था जहाँ से छुट्टी हुई और बच्चे गुजर रहे थे। तो एक बच्ची थी, मतलब आई डोंट नो वो मेरे जितनी थी या मुझसे बड़ी थी या क्या था, बट उसने मुझे आके कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करोगी, ऐसे गुजरते हुए उसने कहा तुम मुझसे दोस्ती करोगी। मैंने उसे बोला नहीं। और उसके बाद से मुझे वो सारी लाइफ कभी भूली नहीं कि मैंने उसको नहीं क्यों बोला। और फिर मैंने ये सोचा कि उसने मुझे ऑफर क्यों किया दोस्ती का, जब मुझे समझ आने लगी ना कि दोस्त क्या होता है या उसको कितनी ज़रूरत होगी। वो वाला टाइम आई वॉज लाइक 7-8 years old, बट अभी तक मैं, कोई मुझे ना भी कहे लेकिन मुझे ऐसा फील हो ना कि यार कोई कमी है या कुछ है, कुछ कहना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहा है तो उसको, तो मैं उससे फौरन इतना मतलब उसको कंफर्ट देती हूँ कि वो मुझसे बात कर ले, अपनी चीज़ शेयर कर ले, कि वो चीज़ मेरे अंदर रह गई। दूसरा मेरा रिग्रेट ये है कि पापा की डेथ से पहले वाले जो 3-4 साल थे, पापा की डेथ से जो पहले के 3-4 साल थे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पापा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। आप उस टाइम बिजी हो जाते हो, यूनिवर्सिटी में होते हो, फिर आप चीज़ें और तरह की चल रही होती हैं, थीसिस में बिजी होते हो। तो जो मैंने बचपन से अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, वो जो 3-4 साल थे, वो मैंने, अब मुझे बहुत फील होता है कि काश मैं पापा से ये भी पूछ लेती, काश मैं ये भी पूछ लेती, क्योंकि मैंने हमेशा अपने फादर को अपना टीचर समझा है और मैंने हर छोटी चीज़ पापा से पूछ के की है, बचपन से लेके बड़े तक होते तक। तो वो मुझे फील होता है कि यार ये मैंने मिस किया है। फर्रुख, कोई ऐसी बात जिंदगी में जिस पे कॉन्शियस कचोके लगाता रहता हो, गिल्ट? कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा हमारे एक दोस्त के साथ ज्यादती हो रही है, मेरे करीबी दोस्त थे, हमने एक शख्स के खिलाफ जो जो हो सकता था किया। बड़ा जाग पे अंदर जाग पे आके दोस्तों के साथ खड़े हो जाना है, वही जो हमारा तो नहीं, दोस्तां नाल खड़े हो जाना जनाब। बाद में एहसास हुआ कि हमारे दोस्त ने हमारे से करवाया और उसने हमारे अंदर वो एहसास जगाया ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर यानी 1-1.5-2 साल बाद मैं उस लड़के के पास गया और मैंने खुद वो कोशिश की, और मैंने अपने साथ जो लोग थे, जिन जिन के जागे थे और जिन लोगों ने ज्यादती की, हम गए उसके पास और हमने उससे माफ़ी मांगी। वेरी गुड, ये तो दाद कबूल करो, क्योंकि यही इंसान है, गलती करनी नहीं चाहिए, मगर हमसे हो जाए तो असली कमाल ये है कि इंसान उसकी रियलाइजेशन हो और माफ़ी मांगे। हुरिया, हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? जब मेरी बेटी पैदा हुई। फर्रुख, हैप्पीएस्ट मोमेंट? मेरी पहली मरतबा तहरीर जब शाया हुई ना, तो मैं उस एहसास को भूल नहीं पाता। हाँ, सही कह रहे हो। यानी अभी मैं क्या बताऊं, यानी कैमरे के ऊपर आज मैं और आप बैठ के ये बता ही नहीं सकते। हाँ, कि वो क्या फीलिंग मुश्किल हो जाएगा। हाँ। लेकिन उस दिन आपका दिल करता है कि आज ये शाया हुई और पूरी दुनिया को पता चले, जिसको नहीं पता आप उसे खुद बता देंगे जाके। तुम सही कह रहे हो। मतलब वो जैसे मुझे याद आ गया, सरगोदा में होता था गालिबन रोज़नामा ज़रूरत, तो 90s 80s के आखिर में पहली गज़ल शाया हुई थी मेरी, और वाकई मैंने आज तक शायद मेरे पास मैंने संभाल के जो चीज़ें रखी होंगी, अब बिल्कुल बहुत कम मेरी आदत है संभालने की, पर शायद वो मैंने रखी होगी संभाल। तो ये पहली जो तहरीर का छपना जो है, बहुत खुशी दी मुझे बहुत खुशी। यानी मैंने अपने वालिदैन को बताता हूँ, दोस्त सबको दोस्त, और मेरे पास आपकी राइटिंग्स आपके बेबीज होते हैं। हुरिया असमत की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? जब मेरे टीचर की बात होती है, क्योंकि पापा के डेथ के फौरन बाद मैंने जो है वो ढोल को इसी चीज में अडॉप्ट किया। गूंगा साईं साहब? यस। तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने बिल्कुल मुझे उसी तरह प्यार किया जैसे मेरे फादर मुझे करते थे। ये अल्लाह की तरफ से मुझे मेरे टीचर गिफ्ट मिले। मेरे टीचर मेरे फादर से नहीं मिले हुए थे, और मेरी फादर जब हयात थे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही जिंदगी में सोच भी नहीं सकती थी मैं कि मैं ढोल बजाऊंगी या कुछ इस तरह करूंगी। लेकिन जब गूंगा साईं जी की कोई बात होती है या कभी मैं ढोल, इवन के पूरा क्राउड जो है वो झूम रहा है और मेरी आंखों में आंसू होता है, मैं ढोल बजा रही होती हूँ, स्टेज पे खड़ी होती हूँ, तो गूंगा साईं जी के लिए मुझसे अपने आंसू और इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा है जब गूंगा साईं जी इस दुनिया से गए? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उनको शायद समझा कि पापा के बाद मुझे शायद कोई शोल्डर मिल गया है और वो मुझे बिल्कुल उसी तरह बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप शेयर कर सकें ऐसा उनके रवैये में कौन सी 2-4 चीज़ें इतनी नुमायाँ थी किस कदर आप उनके लिए सर, एक तो ये कि पापा मुझे हाथ से खाना खिलाया करते थे। मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अपने फादर की ब्रॉट अप हूँ, तो पापा मुझे हाथ से खाना खिलाया करते थे। मैं बहुत बड़ी थी तब भी वो मुझे हाथ से खाना खिलाते थे। गूंगा साईं जी भी मुझे, मैं प्रैक्टिस करी होती थी तो वो मुझे हाथ से खाना खिलाते थे।
और पापा हमेशा मुझे पहले रखते थे। भाई मुझसे बड़ा है लेकिन पापा कहते थे तुम पहले हो। गूंगा साईं जी कहते थे तू एक, वो बोल तो नहीं सकते थे, डेफ एंड म्यूट थे, तो वो कहते तू एक, मेरा बच्चा बच्चा तू एक, मतलब तू सबसे पहले है, तू एक है, मेरी है और मेरा बच्चा बच्चा है। उन्होंने मुझे ये नहीं कभी कहा तू मेरा स्टूडेंट है, मतलब तू मेरा शागिर्द, वो कहती तू मेरा बच्चा बच्चा, ऐसे मुझे कहते थे। और क्योंकि उनकी सडन डेथ थी, पापा की भी सडन डेथ थी, तो वो शायद मैं पापा वाली सिचुएशन को भी नहीं कोप कर पाई, क्योंकि पुरानी बात होगी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोप कर ली थी, क्योंकि उस टाइम पे मैं रोई नहीं थी, तो मुझे साइकोलॉजिकल इश्यूज हो गए थे ज़्यादा, डीप डिप्रेशन में चली गई थी और कुछ इंसाइनोफीजिया के जो है वो सिम्टम्स आने लग गए थे, वो बाद में बाइपोलर में चेंज हो गया। लेकिन साईं जी की दफ़ा तो मैंने सही खुल डुल के रोया। तो पहली मर्तबा जब आपने परफॉर्म किया, साईं जी की क्या जज्बात थे? पहली ड्यूटी की थी मीरा हुसैन जिंजानी पे, बकायदा ड्यूटी की थी। पहले तो थोड़ा प्रैक्टिस हो रही होती थी, वो करवाते थे। जब मैंने पहली दफ़ा ड्यूटी की तो उन्होंने 2000 रुपीज़ अपने पॉकेट में से निकाला और उन्होंने मुझे इस तरह करके नजर दी कि तू 1 रुपया, मतलब कि तू 1 नंबर हो गया, तुझे आ गया ढोल बजाना, तूने मेरे साथ जो मैंने 47 मिनट्स की उनके साथ। थैंक यू। इस हवाले से लास्ट क्वेश्चन, सर लाजवाब बात है, आपको प्यार और मोहब्बत करने वाले हमेशा याद रहते हैं, मगर गूंगा साईं जी के इस दुनिया से चले जाने के बाद सबसे ज़्यादा किस मौके पे वो आपको याद आए? सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब उनके बच्चों को वो जो राइट्स उनके हैं, जो नाम उनका है, जो गद्दी और जो जगह, क्योंकि इनका तो सिलसिला बकायदा ढोल वालों का एक प्रॉपर सिलसिला होता है जो चलता है, फिर गद्दी आगे जाती है और वो सारी सेटअप्स होते हैं। उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो जब मैं उनके बच्चों को देखती हूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि इनको जिस तरह से इनको एक प्यार मिलना चाहिए था और इनको टेक केयर मिलनी चाहिए थी और जिस तरह से बाप की जगह मिलनी चाहिए थी, और उनके नाम के ऊपर अगर लोग कमा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको थोड़ा सा दे सकते हैं। कोई पैसों से क्या जाता है, पैसों से तो कुछ नहीं जाता। तो उनको माला वाले सखी नहीं होंगे ते सखियों माल नहीं होंदा, एथे ओथे दो ही जानी सखी कंगाल नहीं होंदा। ये शेर सिर्फ मैं उसके लिए पढ़ी हूँ जिसने मुझे ये याद करवाया था। उसको इस बात का पता होना चाहिए कि वो उन बच्चों के साथ क्या कर रहा है। और लिटरली दे आर जस्ट 14 years old, one is 13 and one is 14 years old, और उनका कोई नहीं है। उनकी मदर भी बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, और गूंगा साईं के ढोल कहाँ है नहीं पता, उनकी बाकी चीज़ें कहाँ हैं नहीं पता, और उनके बच्चों को इतने बुरे तरीके से रखा जाता है, उनके बच्चों को गालियाँ निकाली जाती हैं, धुतकारा जाता है, मतलब ये तक कहा जाता है कि तुम मुझे इतने बुरे लगते हो कि मैं तुम्हें जहर का टीका लगा के मार दूँ। ये तक उन बच्चों को कह दिया गया है जो लोग उनसे जेलस होते हैं या उनकी जगह लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ देती हैं। ना बड़ा नाम हमारे माशरे का इस शोबे का, बहुत बड़ा। और उनका कुछ नहीं है, मतलब लिटरली उनके पास कुछ भी नहीं होता, समटाइम्स बिल्कुल कुछ नहीं होता। जब अम्मा बिल्लो की कभी कभी मुझे कॉल आती है, पुत्र आई नहीं तू, तो मैं कहती हूँ नहीं अम्मा नहीं आई, चल फिर खर्चा भेज दे। उस टाइम जब मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो किस हिम्मत से मुझे ये कहती होंगी, जो मुझे डेली फोन करके ये कहती थी हुरिया ए पकाया आजा, बाबा कह रहे हैं ए पकाया, मतलब साईं जी कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ पकाई है स्पेशल, तो तुम आ जाओ। जिनके घर मैं डेली जाके खाना खाती थी, आज वो मुझे इस तरह की बात कह रही है। ये मेरे लिए बहुत दुख होती है, मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होती है ये चीज़, और इस चीज़ को कोई नहीं समझता। और वो बच्चा जितना अच्छा ढोल प्ले करता है उसको गलत यूज़ किया जा रहा है। मैं उसको कायरोप्रैक्टर के पास लेके गई थी, उसका शैटिक वेन जो है वो अभी ट्विस्ट हो गई हुई है। मैंने कोई 8-10 साल ढोल बजाया तो मेरी शैटिक वेन ट्विस्ट हुई है। वो 14 years का बच्चा, उसकी अभी होगी कि उससे एक बड़े ढोल वाले की तरह मेहनत जो है ना वो ली जाती है, और उसको उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। उनके घर के बिल्स पे नहीं होते, उनकी ग्रॉसरीज नहीं होती हैं। वो बच्चा बीमार है और वो अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। मैं उसको जब डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ वो एक नई चीज़ मुझे बता देते हैं उसके बारे में। और अम्मा बिल्लो तो वैसे बीमार हैं बेचारी। तो ये बहुत मुझे दुख देती हैं चीज़ें। वेरी सैड, वेरी वेरी। हाँ फरूख, आपकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरा बानो आपा से बहुत प्यार था। हाँ, आपकी तस्वीर भी जी। तो जब तक वो हयात थी तो मैं यानी उनके यहाँ हफ्तावार नशिस्त होती थी, ज़रूर जाते थे। और उनका बड़ा एक वो था, वो जो आ जाता था उसको
खाना खिलाए बगैर वो नहीं जाने, उसको लंगर कहती थी वो। और एक मर्तबा शायद मैंने उन्हें कहा कि मैं, तो वो सख्त नाराज़ भी हो गई कि भाई तुमने लंगर तो खा के जाना है। तो मैं 2 बुर्कियाँ लाया, होने शुरू होने लगे। वो जब उनकी वफ़ात भी हुई तो फरवरी में हुई थी वफ़ात। जब वो ख़बर मिली मुझे, और उस दिन शायद बारिश हो रही थी, बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही थी। मैंने भी कॉलम भी लिखा उस पर कि वो बारिश ऐसी थी कि जो, और उस बारिश में कहीं मेरे आंसू भी थे, और मैं मुसलसल, वो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई बड़ा ही अपना चला गया। हम वो समझते थे कि हम उनके दाएं बाएं नीचे बैठ जाते थे, जाके नशिस्त जो होती थी ना, ज़मीन पे बैठ जाते थे। और ये बहुत बड़ा था हमारे लिए, बहुत बड़ा मुकाम था। वहाँ पे मैंने देखा लोगों को, बड़े बड़े स्टेटस के लोग, ये वो सभी ज़मीन पे बैठे होते थे, उनके कदमों में बैठे होते थे। उनकी मैं वो अभी भी मिस करता हूँ, वो नशिस्तें, वो और उनका जो जाना है मुझे बड़ा ही अचानक सा लगा। अचानक से लगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्रुख, आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हुरिया, आप तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो मच आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और अभी फ़र्रुख जो बात कर रहे थे, किसी हद तक हुरिया ने भी उसी हवाले से बात की। तो एक शेर मुझे पुराना, बहुत पुरानी गज़ल का याद आ गया। उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि मैं तेरे हिज्र में चुपचाप न मर जाऊँ कहीं, मैं तेरे हिज्र में चुपचाप न मर जाऊँ कहीं, मैं हूँ सकते में कभी आके रुला दे मुझे। वाह वाह, जल्द दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये जेन्युइन बात है। शुक्रिया।